टैक्स भरना टेंशन वाला नहीं बल्कि आसान काम होने वाला है। सरकार तो कम से कम यही दावा कर रही है। सरकार ने नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं जिसमें 60 साल पुराने कानून को अलविदा कहा जा रहा है। अब नए बिल में नियम और फॉर्म आधे से भी कम कर दिए गए हैं ताकि उलझन खत्म हो जाए। खास बात यह है कि आम लोगों से भी राय मांगी गई है ताकि फाइनल नियम एक आम आदमी तय कर पाए। आज हम जानेंगे इन ड्राफ्ट नियमों में क्या क्या प्रावधान है, उनका आप पर क्या असर पड़ेगा और कहां चीजें आसान हुई हैं, कहां मुश्किल हुई है, ताकि आप भी सरकार को अपना फीडबैक दे पाएं। शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक करके आपके लिए क्या कुछ ड्राफ्ट नियमों में निकल करके आ रहा है उनको समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील गर्ग सर, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। गर्ग सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋचा साहनी जी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल टैक्स पार्टनर ग्रैंड थॉर्टन भारत से, बहुत बहुत स्वागत है साहनी मैम आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं पंकज मटवाल जी, एमडी हैं ऑप्टिमा मनी के और पर्सनल फाइनेंस के, देश के जाने माने जानकार हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग। गर्ग सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। सर, 400 से ज़्यादा पेज का ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आम आदमी के काम की हैं। हमारी टीम ने भी पढ़ने की कोशिश की, ग्राफिक्स के जरिए हम सबको बता रहे हैं कि मोटा मोटी क्या चीज़ है। आपकी तरफ से क्या हाइलाइट्स रहने वाले हैं सर? मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे बाद में आऊँगा। पहले आपके लिए आपका एनालिसिस समझना चाहूँगा कि ये नए ड्राफ्ट नियमों में आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स कौन कौन से लग रहे हैं सर? दीपक जी नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो यहाँ भगवान को सरकार पकड़ लो, पढ़ लो कि सरकार भी जब देती है छप्पर फाड़ के देती है। आपको ध्यान होगा बजट से पहले हमने कई बार डिस्कशन किया था कि सरकार को नए टैक्स रिजीम में और पुराने टैक्स रिजीम में एक बैलेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नया पुराना टैक्स रिजीम बिल्कुल ही बेकार था, उसमें जो स्पेसिफिक डिडक्शंस दी गई थी वो किसी पर्पज से दे रखी थी। जैसे एटीयू डिसेबल्ड के लिए दे रखी थी, एटीडीडी भी बीमारियों के लिए दे रखी थी, एटीडीडी थी डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए थी। तो लेकिन जब बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया तो कोई स्लैब में चेंज नहीं था। और पिछले 2 बजट में आपने देखा होगा जितनी भी डिडक्शन या एग्जम्पशंस दी गई या जितनी भी छूट दी गई, चाहे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की है चाहे वो 12 लाख वाली है, वो नए टैक्स रिजीम में दी गई। लेकिन जो नए ड्राफ्ट रूल आए हैं ये एक आश्चर्य लेके आए हैं सबके लिए, और विशेषकर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। सरकार ने पुराने टैक्स रिजीम को दोबारा से जिंदा कर दिया ऐसा लगता है। यही पूछना चाह रहा था आपको आपसे। पता होगा, मैं सर एक मिनट, मैं यहीं पे आपको रोकना चाह रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे लगा शायद हम समझ इसको गलत रहे हैं। आपने इस पे थोड़ी सी एक तरह से मुहर लगा दी अपनी विद्वता से। मुझे बताइए, सरकार क्या कुछ कंफ्यूज हो रही है या हमें कर रही है? एक तरफ कहती है भाई हम नए ड्राफ्ट नए रिजीम की तरफ हम जा रहे हैं, ओल्ड से हम बाहर जा रहे हैं, और इस बार इन ड्राफ्ट नियमों में ऐसा लग रहा है कि ओल्ड रिजीम में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं आप उनको उसको अनएट्रैक्टिव बना रहे हो, और इस बार इतनी सारी सौगातें ओल्ड रिजीम से दी हुई हैं कि एक आदमी कंफ्यूज हो जाए कि ओल्ड रिजीम में ही रहें या नए में जाएं। नहीं दीपक जी, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया था आपको हाँ। कि सरकार जब भी कोई काम करती है बहुत सोच समझ के स्टेप लेती है। देखिए, जब सरकार टैक्स नया रिजीम लेके आई थी तो सरकार के पास में एक रिपोर्ट थी, उसमें यह कहा गया था कि क्योंकि पेपरलेस जा रही है रिटर्न का कोई पेपर तो जा नहीं रहा, तो बहुत सारे लोगों ने, विशेषकर वेतनभोगी कर्मचारियों ने, क्योंकि वो जनरली टैक्स एक्सपर्ट के पास नहीं जाते हैं शायद, या और भी बहुत सारे लोगों ने उसका मिसयूज किया। मतलब हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि लोगों ने सारी डिडक्शंस क्लेम कर ली, एटीजी, एटीजीजीसी। और पिछले दिनों जो नज कैंपेन चला है आपने देखा होगा, जहां पे एटीजी और एटीजीजीसी यानी चैरिटेबल ट्रस्ट और जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन, उस पर स्पेशल प्रहार किया गया था। कहने का भाव ये है कि जो डिडक्शंस थी उसका मिसयूज हो रहा था। अब सरकार क्या कर रही है, सिलेक्टिव जो जरूरी है उनको दोबारा से दे रही है, और वो उनको पता है कि कुछ चीजें बड़ी जरूरी है जो कि सरकार को करनी भी चाहिए। देखिए, बिल्कुल रिडक्शन एग्जम्पशन कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं आप। आपको ध्यान होगा कि इस बजट में फरवरी 2026 को भी जो डाटा सेंटर को सर्विस देंगे फॉरेन कंपनियां, उनको 21 साल का टैक्स हॉलिडे दिया 2047 तक। पर्पज क्या है कि डाटा क्लाउड की सर्विस इंडिया में आए। तो अब ये जो टैक्स रूल आए हैं इसमें स्पेशल फोकस जो है वो
पुराने टैक्स रिजीम में कुछ सुविधाएं देने के लिए है, और विशेषकर एम्प्लॉयज के लिए देने के लिए है। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि 3 डिडक्शंस ऐसी होती हैं जो, जैसे एटीसी में पहले आपको पता होगा बच्चों की ट्यूशन फीस मिला करती थी, ताकि आप आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी ट्यूशन फीस का आपको एक्सपेंडिचर आप उसका छूट ले लीजिए। सरकार ने क्या किया, आप एजुकेशन अलाउंस को बढ़ा दिया, और इतना बढ़ा दिया है कि बड़ा रीजनेबल हो गया है वो। ऐसे ही पहले आपको एनपीएस की छूट मिला करती थी 50,000 रुपए की, आपको पता होगा कि 50,000 तक की एडिशनल छूट ले लीजिए। सरकार ने उसको बदल के क्या कर दिया कि अब 10 से 14% तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को माफ कर दिया, यानी मोटा मोटा 50,000 रुपए की आपको छूट उस पर और भी दे दी है। तो इस तरह के जो चेंजेस किए हैं ये वेलकम स्टेप है। और दिव्यांगों के लिए मैं तो हमेशा से कहता हूं कि डिसेबल्ड जो है उनको इतनी परेशानी है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और पुराने टैक्स रिजीम में आपको पता होगा 2 छूटें ऐसी है, बल्कि 3 छूटें ऐसी है जो केवल डिसेबल्ड के लिए है या गंभीर बीमारी के लिए है। एटीडीडी, एटीडीडीबी और एटीयू, जिसमें सवा सवा लाख की छूट मिलती थी, सरकार ने उसका भी तोड़ निकाल दिया। अब क्या कहा है कि दिव्यांग अगर मेट्रो में काम कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 से बढ़ाकर सीधा 15,000 रुपए पर मंथ प्लस डेली अलाउंस की छूट मिलेगी। ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए की छूट उसको और दे दी गई है। अगर नॉन मेट्रो में है तो 8,000 रुपए महीना प्लस डीए की छूट दी गई है। तो एक तरह से जो उसके एक्सपेंडिचर है, जनरल खर्चे हैं, उसको सरकार के उसके कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश की है। ओके, राइट सर। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि नई ड्राफ्ट रूल्स छप्पर फाड़ कर दे रहे हैं आम आदमी के लिए, और ख़ास तौर से जो सैलरीड हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। ऋचा जी, ज़रा मैम आप भी बताइए आपकी तरफ से इसमें क्या क्या हाईलाइट है, आप किन पॉइंट्स को तवज्जो देना चाहेंगी? आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो थीम ऑफ सिंप्लीफिकेशन एक्ट के अंदर था, वो ये रूल्स उसको एको कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। रूल्स का काम होता है एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करना, और वो ज़रूरी होता है कि वो कंपैटिबल हो। तो इस वजह से जो जिस तरीके के चेंजेस एक्ट में हुए थे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे लैंग्वेज सिंपल की गई थी, सेक्शंस को रिड्यूस किया, एकदम सिमिलर तरीके की चीज़ें आप यहाँ देख पा रहे हैं। फॉर्म्स जो हैं वो आधे हो गए हैं, जो रूल्स हैं वो आधे हो गए हैं, और टेक्नोलॉजी पे काफी जोर है इस पर। जो फॉर्म्स हैं वो स्मार्ट फॉर्म्स हैं, तो वो काफी कंपैटिबल रहेंगे। जो टेक सेवी लोग उनसे अच्छे से डील कर पाएंगे, उनका लुक एंड फील कंसिस्टेंट है। काफी ज्यादा जो फॉर्म्स पे फोकस ये है कि आपको प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए, जो एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आपकी इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड है, दैट मीन्स आप गलतियां कम करेंगे, आपके चांसेस पेनल्टीज के या और इंटरेस्ट वगैरह के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो है ये जो इंडिकेट करते हैं कि आप ईज ऑफ कंप्लायंस की तरफ जा रहे हैं। एंड जैसे मेरे पैनलिस्ट ने बोला, आई थिंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोबारा से। हालांकि लोग 88% गवर्नमेंट का डेटा बोलता है न्यू रिजीम की तरफ मूव कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक अब दोबारा से एक एवेन्यू है, आप दोबारा अपनी सैलरी को असेस करें, उसके कंपोनेंट्स को असेस करें। शायद आपके लिए पुरानी रिजीम बेहतर निकल के आए, तो ये देखना भी अब दोबारा जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो स्पेसिफिकली मुझे पूछना है आपसे कि अभी नए ड्राफ्ट रूल आने के बाद किन लोगों के लिए नया रिजीम सही है, किन लोगों के लिए पुराना रिजीम सही है। बट मैं आप लोगों के ओपनिंग रिमार्क्स में थोड़ा सा आपके हाईलाइटेड पॉइंट समझना चाह रहा था। आपने बिल्कुल अच्छे से फोकस किया कि ईज़ ऑफ फाइलिंग, ईज़ ऑफ कंप्लायंस की तरफ है। आईटीआर फॉर्म्स हों चाहे रूल्स हों, उनको यूज़र फ्रेंडली बनाने का ये पूरा संकेत दे रहे हैं। डिटेल्स में और जाएंगे। पंकज सर, आपके पास आ रहा हूँ सर, आपकी तरफ से क्या क्या है सर पर्सनल फाइनेंस या दूसरे मोर्चों पर जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? जी ऋचा जी, आपको भी नमस्कार। देखिए, 2 चीजें हैं। पहले तो ये है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उसे रिप्लेस किया इनकम टैक्स एक्ट 2025 से। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं रूल्स की, देखिए एक्ट है एक लीगल फ्रेमवर्क, तो जहां पर हम चाहे बात करें डिडक्शंस की या जो भी लीगल चेंजेस हुए हैं उसकी, पर अभी जो कमेंट मांगे गए हैं वो है रूल्स को लेकर कि जो फॉर्म्स थे वो वहां पर हैं, 190 फॉर्म है। जो हम अगर रूल्स की बात करें तो 410 पेजेस हैं, जिसमें 333 रूल्स हैं। तो इन रूल्स में क्या चीजें और इसको इजी किया जा सकता है, वहां पर गवर्नमेंट आपसे कमेंट मांग रही है। तो जैसा रिचा जी अभी बता रही थी, आप देखेंगे जो फॉर्म्स हैं वो सिंप्लीफाई किए गए हैं, प्री फिल्ड हैं, और इससे क्योंकि प्री फिल्ड हैं तो गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। और दूसरी बात और भी है कि अगर कुछ आप गलत करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म आगे आगे जो होगा वो प्रोसीड ही नहीं होगा। इसलिए फायदा होता है। जैसे हम सॉफ्टवेयर में कई बार ये चीज यूज करते हैं, वही चीजें फॉर्म में लाई गई है। दूसरी बात है, अगर हम
बात करें दूसरे रूल्स की, तो वहां पर भी बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया जिससे कि कॉम्प्लायंस इजी हो जाए। अब जो आप बात पूछे कि पर्सनल फाइनेंस के एंगल से क्या चीजें हैं, यहाँ पर देखिए जो हमने जो चेंजेस थे वो तो बजट में अनाउंस हुए, उसके अलावा कोई चेंज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी पर्सनल फाइनेंस के चेंजेस हम बात करें, वैसे तो कुछ खास में हुआ नहीं है, पर वो चीजें एक्ट के अंदर है। यहाँ पर हम ज्यादा फोकस देख रहे हैं कि उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे वो सुविधाजनक हो, आम आदमी कैसे अपना आईटीआर फाइल कर सके सिंपल तरीके से, और जो भी एक्ट में प्रोविजन है उनको सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके, वो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा सर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज पर स्पष्ट फोकस है, रिडक्शन ऑफ लिटिगेशन पर, रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस बर्डन पर, और आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ जितने भी फॉर्म्स हैं उनको आप आसान कर सकते हैं। देखिए मोटा मोटी आप ये देखिए कि पहले 511 रूल्स हुआ करते थे, इनको ब्रॉट डाउन किया गया है 333 तक, यानी कि लगभग आपने आधे कर दिए हैं। तो एक तरह से कंप्लायंस का बर्डन जो है वो कम करना चाहती है गवर्नमेंट। बट अब आते हैं सर मूल सवालों पर जो कि हर कोई अब पूछ रहा है। जैसा आपने बताया सर कि जो ओल्ड रिजीम है उसमें भी कई चीज़ों को दुरुस्त किया गया है। अब सीधा प्रश्न ये है, किन लोगों के लिए अब ओल्ड रिजीम ठीक ठाक है सर? क्योंकि डिफ़ॉल्ट मोड में तो है सरकार कि नया रिजीम ही डिफ़ॉल्ट मोड में रहेगा, लेकिन साफ साफ ये भी कह दिया कि ओल्ड रिजीम भी हम बरकरार रखेंगे, आपके लिए हमने चॉइस छोड़ के रखी हुई है। अब ज़रा ये राह प्रशस्त करें कि कौन लोगों के लिए ओल्ड रिजीम ठीक है और कौन लोगों के लिए न्यू रिजीम ठीक है। गर्ग सर। देखिए दीपक जी, ये बात को समझिए कि सरकार ने बड़ी चतुराई से दो काम किए हैं। पहला तो आप लोगों को पता होगा कि जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं उनको हमेशा शिकायत रहती है कि हमारे पास टैक्स पेनिंग का कोई टूल नहीं होता है जी, हमें तो जो टैक्स है देना ही पड़ता है। तो सरकार ने आपको एक सुविधा दी है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉइज हैं तो हर साल अपना टैक्स रिजीम आप चेंज कर सकते हैं, नए में जाइए पुराने में जाइए, जो आपको बेनिफिशियल हो उसको आप कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए इसमें ना कुछ जो परिवर्तन किए गए हैं, तो उसमें जैसे अभी सर ने भी कहा था कि आप अपने एम्प्लॉयर से बात करके अपने टैक्स स्ट्रक्चर को, अपने सैलरी स्ट्रक्चर को हो सकता है आप चेंज करवा लें। हाउस रेंट अलाउंस में 4 नए शहरों को जोड़ दिया गया है, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जहां 50% तक आपको छूट मिलेगी हाउस रेंट अलाउंस में। दूसरी वजह से मैंने बताया था कि जो 3 चीजें की हैं, एजुकेशन अलाउंस पहले 100 रुपए था पर चाइल्ड और 2 चाइल्ड तक था वो पर मंथ, 3,000 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ कर दिया, यानी 72,000 का आपको सरकार ने बेनिफिट दे दिया। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए था पर चाइल्ड पर मंथ, 2 चाइल्ड के लिए दे दिया 9,000 रुपए, यानी 2,16,000 रुपए का आपको बेनिफिट दे दिया, यानी 2,88,000 रुपए का आपको सीधा सीधा बेनिफिट दे दिया। अगर आप रेंट फ्री अकोमोडेशन लेते हैं एचआरए के बदले, तो पहले जो रूल्स थे उसमें 15% तक उसकी प्रिक्योजिट वैल्यू जाती थी, अब मेट्रो सिटीज में वो 10% जाएगी। यानी आप प्लान कर सकते हैं कि रेंट फ्री अकोमोडेशन में जाना है या एचआरए में जाना है। ऑफ कोर्स अगर आप रेंट फ्री अकोमोडेशन में जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट होगा। गिफ्ट वाउचर 15,000 रुपए तक आपका एम्प्लॉयर देता है, पहले 5,000 था उसको 15,000 रुपए कर दिया। मील वाउचर 50 रुपए था उसको 200 रुपए पर मील कर दिया, यानी जो लोग कैंटीन में मील वाउचर दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, उसको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो इस तरह की जो छूटें दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एट पार लाने की कोशिश की है। 7 लाख की स्लैब आपको पता होगा पुराने रिजीम में है, 7 लाख तक उसको 87A की छूट मिल जाती है, यहाँ 12 लाख तक छूट मिलती है। तो 4-5 लाख की छूट आपको सरकार ने एक दे दी है। अब आपके ऊपर है कि स्पेसिफिक, लेकिन अब ये स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं, बहुत स्पेसिफिक है, और अब आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। और विशेषकर उन लोगों को जिनके हाउसिंग लोन भी चल रहे हैं, जिनका एजुकेशन लोन भी चल रहा है, जो डिसेबल्ड है या जिनको डीडीबी गंभीर बीमारी की जो छूट लिया करते थे, उनको रिकैलकुलेट करने की जरूरत है। और अगर सैलरी स्ट्रक्चर में अगर चेंज होता है तो फिर रिकैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कौन सा रिजीम बेहतर है। सर एक चीज़ मुझे आप बताइए, एक चीज़ मैंने जब इसमें पढ़ी तो मैं मोटा मोटा सरसरी निगाह से जब पढ़ रहा था, तो एक जो टर्मिनोलॉजी बार बार आ रही थी वो आ रही थी एओ में डीम सूटेबल, एओ में डीम सूटेबल, बहुत सारे उसमें, और ख़ास तौर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो ऐसा मुझे मोटा मोटी लगा, मुझे दुरुस्त कीजिएगा, कि ऐसा लगा कि एओ को आपने बहुत सारे पावर्स भी दे दिए हैं कि वो अपने हिसाब से तय कर लेगा, अगर ये फलाना पेपर आपने जमा नहीं किया, फलानी चीज़ आपने नहीं बताई। और रिकॉर्ड मेंटेनेंस पर बहुत जोर है सर। तो यानी कि अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, आप अगर बता नहीं पाए, तो फिर एओ साहब जो है वो तय कर लेंगे कि आप पे कितना टैक्स लगना है या कितना आपका वो बन रहा है। तो क्या एओ में डीम सूटेबल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है? पावर नहीं देती सर एओ को आपने ज़्यादा?
ये सवाल मेरे से है। हाँ जी गर्ग सर आपसे ही है। देखिए सर, सरकार कभी भी और अधिकारी कभी भी अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ। तो इसका दो पर्पज होते हैं। एक तो पर्पज ये होता है कि हमेशा जो असेसिंग ऑफिसर है उसको असेसमेंट की पावर है, फेयर मार्केट वैल्यू निकालने की पावर है, और सही भी है। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप बहुत सरल कानून बनाने की कोशिश करते हैं, लोग कई बार कहते हैं ना कानून सिंप्लीफाई क्यों नहीं होता। सरकार कई बार सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी करती है दीपक जी, लेकिन लोग उसको लूपहोल्स ढूंढते हैं, उसका मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है, तो एओ को जो पावर दी जाती है उसलिए दी जाती है कि अगर आपने कहीं फेयर मार्केट वैल्यू की वैल्यूएशन करनी है, या आपको लगता है कि आपसे कोई बोनाफाइड मिस्टेक हो गई है, तो एओ मान जाएंगे। अगर आपने मिस्टेक जानबूझ के की है या आपकी इंटेंशन इवेजन थी, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि टैक्स प्लानिंग विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ लॉ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस ये दोनों बहुत खतरनाक बातें हैं। तो इसलिए सरकार ने डिस्क्रिशन अपने पास रखी है कि हाँ, हम देखेंगे एट द पोजीशन क्या है, उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा। ओके, तो यानी कि थोड़ा सा ईज भी लाई है और कंट्रोल भी लाई है ताकि एक बैलेंस हो सके। तो इन नए ड्राफ्ट्स में ये बात बड़ी हाईलाइटेड है। ऋचा मैम, बहुत ज़रूरी है अननेसेसरी पर्सनल इंटरफेस विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये पुरानी बात है कि भाई आप हैरेस करते हैं, छोटी छोटी बातों पे बुलाते हैं, आदमी को बैठा के रखते हैं, अपना काम धंधा छोड़ के आदमी जाएगा। अब फेसलेस असेसमेंट की बात इसमें और एम्फेसाइज करके किया गया है। बट क्या वाकई में जो प्री फिल्ड रिटर्न्स हैं या जो रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड्स हैं हमारी या बाकी सब हैं, क्या वाकई में जो हम सोचते हैं ना कि एक दिन आएगा ऐसा कि बिल्कुल कंप्लीटली अननेसेसरी पर्सनल इंटरेक्शन हमारा होगा ही नहीं, कंप्लीटली फेसलेस होगा, क्या हम नए ड्राफ्ट्स में ऐसी कल्पना कर पा रहे हैं? देखिए, कोशिश तो है कि जितना कम से कम इंटरफेस रहे टैक्स डिपार्टमेंट से, और ये सब चीजें आप देखेंगे कि काफी हद तक इनकम टैक्स एक्ट के जो नया एक्ट है उसमें से भी आ रही हैं। जब हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करते हैं, जब हम ऐसी चीजें बात करते हैं, नई टैक्स रिजीम की बात करते हैं जहाँ पे डिडक्शंस कम है, जहाँ पे आप पेपर वर्क कम कर रहे हैं, तो पेपर वर्क कम होगा तो लेसर चांस होगा आप कि गलत लोग फाइल करेंगे और जो टैक्स डिपार्टमेंट को रिव्यू कम करना पड़ेगा। तो कोशिश इस तरीके की है गवर्नमेंट की, फॉर्म्स को सिंप्लीफाई करने की, उनको मर्ज करने की, ताकि आप गलतियां ना करें। लेकिन देर आर लिमिटेशंस, फेसलेस की भी लिमिटेशंस हैं। कई बार ये ऐसे कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं जो आप शायद फेस टू फेस ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो कुछ टैक्स पेयर्स को ये लगता है कि ये मुश्किल रहती है, स्पेशली अब जबकि कुछ नोटिसेस या कुछ एआई इंटरवेंशन के थ्रू भी काम हो रहा है। तो कुछ लोगों को इस चीज से असमंजस होता है कि क्या मेरा नोटिस जो है वो किसी टैक्स ऑफिसर ने देख के भेजा है या केवल एआई जनरेटेड है। तो ये चीजें जो हैं, हालांकि फेसलेस काफी हद तक इंटरफेस को कम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टैक्स पेयर्स को एक दुविधा में भी डाल देता है कि क्या जो मेरे साथ हो रहा है वो एक ह्यूमन इंटरवेंशन के बाद हो रहा है या एआई जनरेटेड है। तो ये सब चीजें का डर तो रहता ही है टैक्स पेयर्स के दिमाग में। अच्छा, एक और चीज़ जो अच्छी हुई है इसमें, काफ़ी इस पे चर्चा भी हो रही है पंकज जी, वो है कि आप बात बात पे जो पैन आपका मांगने लग जाते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि 1 लाख से कम के होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, इवेंट मैनेजमेंट, इस तरह के जो बिल हैं उसमें एक तो आपको पैन देना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, बैंक में नकद आप जमा कर रहे हैं या निकाल रहे हैं 10 लाख या उससे अधिक, तब ही आपको पैन देना पड़ेगा। पहले शायद 50,000 से ज़्यादा कैश डिपॉजिट पर ये था, तो 50,000 से 10 लाख। तो अननेसेसरी पैन जमा करना, ऐसा लग रहा है कि सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक तरह से भरोसा भी जता रहा है। तो एक भरोसे की उस ट्रस्ट को और मजबूत करने की भी कोशिश है। ये क्या वाकई में आम आदमी के लिए अच्छी बात है पंकज जी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यहाँ पर दो चीजें बहुत साफ दिखाई दे रही हैं। जैसे आपने कहा भरोसा, तो कई चीजों में, चाहे वो हम बात कर रहे हैं कि फेसलेस आपके असेसमेंट हो या फेसलेस, इवन यहाँ तक कि आपको अगर रिड्यूस रेट पर टीडीएस काटने के लिए अप्लाई करना है, जो पहले फिजिकली करना, फॉर्म जमा करना पड़ता था, वो भी सब आपको ऑनलाइन सुविधा मिल रही है करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे सुविधा भी है और पे भरोसा भी है। दूसरी बात, एक चीज और देखी जा रही है कि जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें बहुत ही इरेशनल थी। अब जैसे अभी सुनील सर बता रहे थे कि चाहे वो 100 रुपए अलाउंस था, एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए, अब 100 रुपए 300 रुपए अलाउंस का डिडक्शन या मिलना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जायज नहीं था।
तो अब कम से कम बढ़ा के 100 को 1000 किया, 300 को 3000 किया, तो एक रीजनेबल नंबर दिखाई देता है। तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझते हुए कि अब इन्फ्लेशन की वजह से क्या सही वैल्यू होनी चाहिए, या फिर कॉम्प्लायंस की बात करें तो कहां पर सच में आपको किसी को पकड़ने की जरूरत है, इतना छोटा अमाउंट है, वहां पर आप क्या देख रहे हैं, मतलब आप इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं। तो कॉम्प्लायंस हो, ईज हो, कन्वीनियंस हो, या फिर जो एक रीजनेबल जो चीजें लगती हैं, उन सब बातों पर बहुत फोकस किया गया है। लेकिन एक जगह पैन की अनिवार्यता कर दी गई है, बल्कि दो जगह बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आजकल बड़े प्रचलन में हैं। हम देख रहे हैं कि भाई पॉलिसी आप कोई भी लेते हैं, पहले कुछ ही मामलों में पैन देना अनिवार्य होता था। अब क्या है कि बीमा कंपनियों के साथ खाते से जुड़े हुए कोई भी संबंध है तो उसमें पैन को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर आप किसी बीमा कंपनी में नई बीमा पॉलिसी खरीद रहे हैं या उनके साथ प्रीमियम जमा करने जैसे खाता आधारित रिश्ते जिनको बोलते हैं, अगर वो शुरू करते हैं तो फिर पैन देना ज़रूरी होगा। और दूसरा, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए भी, जो आजकल बड़ा प्रचलन में है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए भी इनकम टैक्स विभाग को जानकारी साझा करना अनिवार्य होगा। तो ऐसा लग रहा है सर कि कई जगह पे तो छूट दे रहे हैं, लेकिन कई जगह पर पैन अनिवार्य करके थोड़ा लेन देन पर निगरानी भी सख्त की जा रही है। ये सही है गर्ग सर? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। देखिए, एआई का जमाना है और सरकार की कोशिश है, और अगले साल मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आपको प्री फिल्ड रिटर्न आएंगी, एटलीस्ट जो ITR 1 ITR 2 प्री फिल होकर आया करेंगी। और जब भी संभव है जब आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन पैन से रिलेटेड हो, और पैन में सारी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट में आ जाए। एक तो 10 लाख वाली जो बात है, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले पर ट्रांजैक्शन 50,000 था, अब 10 लाख में पूरे साल है। पहले भी ये नियम था कि 10 लाख में अगर पूरे साल से ऊपर है तो आपको पैन देना पड़ेगा, लेकिन अब 50,000 इंडिविजुअल से हटा के 10 लाख पूरे साल कर दिया है। देखिए, जब आप पैन से डाटा को कलेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि आपके पास में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पैन अकाउंट में चली जाती है। फिर सरकार क्या करती है, जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, AIS जिसको हम कहते हैं, जो आजकल बड़ा मैंडेटरी हो गया देखना टैक्स पेयर्स के लिए, तो वहां पे आपको उसमें आती है कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी परचेज की है, कहाँ कहाँ आपके पास कहाँ कहाँ आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। पर्पज क्या है कि आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर को सरकार मैच करना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी इनकम तो 8 लाख रुपए है और आपके खर्चे 28 लाख रुपए हैं। अगर 28 लाख रुपए खर्चे हैं, 8 लाख इनकम है, तो आपको ऑटोमेटिकली स्यूमोटो नोटिस आ जाएगा कि आप बताइए कि 20 लाख में जो मिसमैच है आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर में, या इनकम में और इन्वेस्टमेंट में, उसका क्या कारण है। तो ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम करने की प्रयास है। हाँ, ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग, क्योंकि इस बार अगर आप बजट मेमोरेंडम पढ़ेंगे तो जो पहला पॉइंट मैडम ने कहा है ईज ऑफ लिविंग, कि हम ईज ऑफ लाइफ टैक्स पेयर की आसान करना चाहते हैं। पर सरकार को 2 फ्रंट पे काम करना बड़ा जरूरी है दीपक जी। नंबर 1, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जो भी बात मैडम भी कह रहे थे कि इतना कई बार क्या होता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू होते हैं कि आप फेसलेस में उनसे न्याय कर ही नहीं पाते, ना असेसिंग ऑफिसर कर पाता है और ना ही टैक्स पेयर के साथ हो पाता है। तो फिर लिटिगेशन जो शुरू होता है तो बहुत लंबा जाता है, उसको बहुत परेशानियां होती हैं। तो सरकार को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे भी काम करना चाहिए कि अगर एक स्टेज पे कहीं एडिशंस हो गए हैं तो एक बीच में ऐसा मैकेनिज्म हो जो फटाफट उसको न्याय मिल सके। सर एक क्विकली हमें बता दीजिए, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा भी कि ये सैलरी पाने वाले लोगों के लिए, क्योंकि आपने बहुत फोकस किया है सैलरीड वालों पे, ये जो कंपनी की ओर से जितने मिलने वाले जो पर्क्स होते हैं सर, या आपको जितनी भी सहूलियतें दी जाती हैं, घर का फ़ायदा हो गया, कार भी मिलती है, खाना वगैरह का भी आपने किया था, गिफ्ट का भी आपने थोड़ा बहुत जिक्र किया था, लैपटॉप वगैरह भी, और एक विदेश का भी, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ मामलों में राहत मिली है सैलरीड एम्प्लॉय को, और विदेश जैसे मामलों में थोड़ा सा वहां पे मामला गड़बड़ाया भी है। थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर, सैलरी पाने वालों के लिए जो ऑफिस से मिलने वाली सुविधाएं हैं उसमें क्या खोया, क्या पाया है सर? देखिए, 2 तरह के होते हैं। एक अलाउंसेज होते हैं जो फिक्स होते हैं, एक होते हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का मतलब जैसे आपको एम्प्लॉय ने कार दे दिया आपके इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, आपको कार दे दी है विद शॉफर दे दिया है, तो उसका रेट बढ़ा दिया है। पहले जो 1800 रुपए था उसको बढ़ा के 5000 कर दिया। तो या जो 16 सीसी ज्यादा कार है उसका 7000 रुपये रेट कर दिया, यानी उसकी परक्यूट की वैल्यू बढ़ गई है कि ये मान लेंगे कि इतना आपको परक्यूट मिल गया है। इस ऐसी रेंट फ्री एकोमोडेशन या रेंट फ्री फर्नीचर, आपको मान लीजिए फर्निश्ड हाउस दे दिया, तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक वैल्यूएशन करके आपके सैलरी में जोड़ दी जाती है। इंटरेस्ट फ्री लोन, पहले 20,000 रुपए तक आपका एम्प्लॉयर आपको लोन दे सकता था इंटरेस्ट फ्री, उसकी लिमिट बढ़ा के 2 लाख कर दिया। आपको कोई इमरजेंसी है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दे दिया इंटरेस्ट फ्री, उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, तो पहले परचेज वैल्यू में जुड़ता था, अब वो नहीं जुड़ेगा 2 लाख तक, उससे ज्यादा होगा तो जुड़ जाएगा। कहने का मतलब है इशू बेस्ड सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। हाँ, जहां तक
अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, आप अगर आप ऑफिस के काम से जा रहे हैं, एक बात इसको ध्यान रखना हमेशा, अलाउंसेज कोई भी टैक्सेबल नहीं होता है अगर वो रीइंबर्समेंट है। अगर आप ऑफिस के काम जा रहे हैं, ऑफिस के काम से स्टे कर रहे हैं, ऑफिस के काम से गाड़ी चला रहे हैं, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं होता है। हाँ, अगर आपका पर्सनल यूज है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। ये एम्बिग्युइटी खत्म करने की कोशिश की गई। पहले पता ही नहीं चलता था, कैटेगरीज ही डिफाइंड नहीं थी। इस बार साफ साफ कह दिया है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की अगर कार है तो स्पष्टतः उसको 3 भागों में बांट दिया है। भाई, आप ऑफिस के लिए अपनी कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या प्राइवेट प्लस ऑफिस के इस्तेमाल। तो बहुत ही कैटेगोरिकली स्पष्ट जो प्रावधान है वो कर दिए गए हैं। लेकिन एक बात मैम जो मैं कह रहा था, ऋचा मैम, जो बार बार मैं पूरे ड्राफ्ट में देख रहा था कि बार बार एक जगह पे बहुत एम्फेसाइज किया गया, और वो है रिकॉर्ड मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट संभालना। और अगेन मैं कहूँगा, अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रखा है, ऑफिस का भी सारा का सारा इन्होंने बोला है अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखिए, हवा हवाई बातें नहीं चलेंगी। तो अब तक तो मैम ऐसा होता था कि ठीक है, रिकॉर्ड है नहीं है उसमें बात आई गई हो जाती थी, कुछ एम्बिग्यूटी भी थी, कुछ वो पक्ष में चली जाती थी, और कई बार वो मुश्किल भी पैदा कर देती थी। लेकिन अब आपको रिकॉर्ड संभालने, डॉक्यूमेंट संभालने बड़े ज़रूरी हो गए हैं, वरना फिर गड़बड़ भी हो सकती है। तो थोड़ा जिम्मेदारी टैक्स पेयर की ओर भी थोड़ा सा डाली गई है मैम। बिल्कुल। अगर आप देखें, जो लोग कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी ये चेंज आया है कि आपको अपने रिकॉर्ड्स जो हैं उनको इंडिया बेस्ड सर्वर्स के ऊपर रखने हैं, उसका एक डेली बैकअप होना चाहिए। तो इससे ये इंश्योर होता है कि कभी भी गवर्नमेंट को कोई रिक्वायरमेंट हो इंफॉर्मेशन सीक करने की, तो रेडिली डेटा अवेलेबल हो, और वो डेटा अवेलेबल हो जो एक्सेसिबल है आपके पास, और जो करंट डेटा है। और ये बिल्कुल उस तरीके की रिक्वायरमेंट है जो कुछ साल पहले कंपनीज के लिए आई थी, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, ताकि ये मुश्किल ना हो अगर टैक्स ऑफिसर जाते हैं तो उनके पास अवेलेबिलिटी और एक्सेस ऑफ डेटा नहीं हो। और दूसरा, आई थिंक ये डेटा की रिक्वायरमेंट या ये रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट इस वजह से भी है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो उसमें जो नज कैंपेन के डेटा दिया गया है कि कितनी जगह पे गलत क्लेम्स फाइल हुए हैं, आपने डोनेशंस के लिए गलत क्लेम फाइल किए, एचआरए के लिए गलत किए, या सेवरल अदर थिंग्स जो उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, और उसके बाद कितनी रिटर्न्स रिवाइज की हैं। तो उस डेटा से भी ये पता चलता है कि अगर आपने रिकॉर्ड कीपिंग ठीक नहीं की है तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास अब डेटा वेरियस सोर्सेज से अवेलेबल है, जीएसटी नेटवर्क है, एसएफटी फ्रेमवर्क है, दूसरे कंट्रीज के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर आप ठीक से डेटा मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या जो आप क्लेम कर रहे हैं आप उसको ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। सो बी कंप्लायंट, आप ठीक से रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए मुश्किलें कम होंगी, और जो कुछ तरीके के मैनिपुलेशन करते हैं तो उनके लिए डेफिनेटली मुश्किलें बढ़ेंगी। आपने सही कहा, और ये थोड़ा सा एथॉस भी नज़र आता है इस पूरे ड्राफ्ट रूल का कि भैया हम ब्लैक मनी पर चोट करेंगे, हम टैक्स इवेजन पर चोट करेंगे, बट जो ऑनेस्ट मिडिल क्लास है उसके लिए भी हम सेफगार्ड्स देंगे, उसको हम ईज़ ला करके देंगे। ये पूरा एथॉस है। आखिर में पंकज जी, अगेन वही सवाल, पुराना सवाल लेकिन सबसे मौजूद सवाल, टैक्स पेयर, नया टैक्स पेयर, आपको लगता है कि नए ड्राफ्ट रूल आने के बाद घर में बैठे बैठे स्वयं अपने से टैक्स फाइलिंग आसान हुई है सर, या सीए के पास जाना पड़ेगा, या मैं निवेश कर रहा हूँ तो पंकज जी को फ़ोन लगाना ही लगाना पड़ेगा, पंकज जी को फीस देनी पड़ेगी, या फिर इतना आसान हो गया है कि सब कुछ घर बैठे बैठे हो सकता है, मैं अपने आप कर सकता हूँ? इतना कॉन्फिडेंस क्या आया है सर इन ड्राफ्ट रूल के बाद? देखिए, ये तो कहना मुश्किल होगा कि हर इंडिविजुअल अपना आईटीआर खुद ही फाइल कर पाएगा। अगर बात करें सैलरी इंडिविजुअल की, तो देखा जाता है कि वो खुद अपना आईटीआर फाइल कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म 16 होता है उसके बेसिस पर, और थोड़ी बहुत जो दूसरी इनकम है वो भी क्योंकि आजकल 26 एएस में, एआईएस में रिपोर्टेड होती है, और सरकार भी चाह रही है कि आप अगर रिपोर्ट करो इनकम को। आपने देखा होगा इस बार की कई जगह पर टीडीएस को कम किया गया, तो इसकी वजह क्या है कि सरकार ये नहीं चाहती कि आपसे वो टीडीएस पैसा ले, पर क्योंकि वो रिपोर्टिंग हो जाए, इसके लिए वो चाहते हैं कि वो बहुत सारी चीजों पर टीडीएस एप्लीकेबल हो। तो यानी कि सरकार चाहती है, वो आपको बोल रही है हम भरोसा करते हैं आपके ऊपर, और हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि आप हर इनकम को सही तरीके से रिपोर्ट करो। तो जब आप बात कर रहे हैं कि खुद फाइल कर सकते हैं, अगर आप सच में स्पेशली अगर सैलरी इंडिविजुअल हैं, आपने फॉर्म 16 को, अपने बैंक स्टेटमेंट को, अपने एआईएस और 26 एएस को बराबर से देखते हैं, कैपिटल गेन रिपोर्ट्स भी आपको आसानी से मिल जाती है,
तो ये चीजें होती हैं आमतौर पर, और अपना आईटीआर फाइल कर पाएंगे। पर अगर आपका खुद का व्यवसाय है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जहां पर थोड़े से आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, चाहे आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अपना आईटीआर फाइल कर रहे हो, पर फिर भी क्योंकि सरकार चाहती है कि रिकॉर्ड्स तो आपके पास हो, तो आईटीआर फाइल करते समय आप ध्यान रखें कि जितना आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं सच में उतने एक्सपेंसेस हैं भी नहीं है। ये नहीं कि स्टेट अवे आपने बोला कि 50% ने क्लेम कर लिया, रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ऐसे मुझे लगता है कि किसी प्रोफेशनल की मदद लेना शायद फायदेमंद होगा। तो ये समझकर कि आईटीआर फॉर्म सिंपल है, भरना सिंपल होगा, पर कहीं कोई इनकम आप रिपोर्ट नहीं कर पाए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, और इसीलिए हमेशा एक सर्टिफाइड एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लेना हमेशा रिकमेंडेड होता है। चीज़ें चाहे कितनी भी आसान हो जाए, लेकिन एक व्यू पॉइंट आप ज़रूर ले लीजिए ताकि भविष्य में होने वाली कोई प्रॉब्लम से आप बच सकें। तो कुल मिला के आईटीआर भरना आसान है, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान भी रखे हैं, गलतियां आप कम करें लेकिन छुपाने की गुंजाइश भी कम रहे। तो बड़ा बैलेंस खेल खेला है। बहुत सारी प्रक्रियाओं में ढील दी गई है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सख्ती भी लाई गई है। फॉर्म आसान किए हैं, पैन डेटा और ट्रैकिंग को थोड़ा कसा है, तो बैलेंस यहाँ पर भी लाए हैं। और कुल मिला के जैसा हमारे तीनों पैनलिस्ट ने कहा कि ईमानदार टैक्स पेयर्स को डरने की कोई चिंता की बात नहीं है, टैक्स पेयर्स को राहत है। लेकिन गड़बड़ी करने वालों पर ऐसा शिकंजा है कि उनको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है गड़बड़ी करने वाले सोचे कि भाई बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, तो पता चला सिस्टम इतना स्मार्ट है कि आपका बच निकलना मुश्किल है। तो कुल मिला के एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आए हैं। आज की इस चर्चा के बाद मुझे लगता है कि आपको भी मोटा मोटा पता चला होगा कि ड्राफ्ट नियम में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपसे भी कहा अपना फीडबैक देने के लिए। तो प्लीज़ हमारी इस चर्चा के बाद जो भी आपका व्यू पॉइंट बन रहा है वो आप गवर्नमेंट को फीडबैक के रूप में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये अंतिम नियम जो हैं आपके पार्टिसिपेशन के बाद बनेंगे। थैंक यू सो मच आज की चर्चा में शामिल होने के लिए।